गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ एच स्टूडेंट। आज मैं आपको अध्याय 7 जीवों में विविधता डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको रीड करा रही हूँ। ये तो सब आपका इंट्रोडक्शन है। आज अपन रीड करेंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है, मतलब वर्गीकरण किस आधार पे होता है। जीवों का वर्गीकरण, जीवों के समूह को वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता है। मतलब जो भी जीव के समूह होते हैं उनका वर्गीकरण का प्रयास बहुत पहले समय से किया जाता है। यूनानी विचारक अरस्तु जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। पहले जो अरस्तु थे उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? जो या तो स्थल पे रहते, जो जल पे रहते या वायु पे रहते। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु बहुत भ्रामक, मतलब विज्ञान के हिसाब से तरीका सही नहीं है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, जो भी समुद्र में रहते हैं, ऑक्टोफिश, स्टारफिश, शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से अलग है। इन सभी की एकमात्र समानता इनका आवास है। मतलब पहले किससे करते थे? जो स्थल में रहने वाले को स्थलीय, जल में रहने वाले को जलीय, और बाकी जो दूसरी जगह रहते हैं उसको वायवीय जंतु कहा जाता था। लेकिन ये जो वर्गीकरण है ये तो बहुत गलत है। किसी भी इसमें आवास के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया तो ये भी रॉन्ग है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों को नॉलेज आता गया, इसलिए अब हमें निर्णय करना है कि किन विशेष अभिलक्षणों के आधार पर बड़े बड़े ग्रुप या वर्ग का निर्माण हो। ये एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। मतलब इस आधार पर अपन इनको नहीं बांट सकते। इसलिए हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि किन विशेष अभिलक्षण के आधार पर हमें इन्हें ग्रुप में निर्माण करना है। मतलब अब हमें क्या करना चाहिए? निर्णय लेना है कि किन आधार पर इनको अलग करना है। उसके बाद हम अन्य लक्षण के आधार पर किसी भी वर्ग के उप समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्गीकरण किया तो दूसरे और आधार बनाया कि जिससे अपन अध्ययन कर सके। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा, क्या क्या उसके कैरेक्टर रहते हैं। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस समूह के सदस्य में क्या क्या समानता है, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण व्यवहार होता है, यह कहे कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। मतलब हम आगे बढ़ेंगे अगर किसी विषय में तो हमें पहले लक्षणों का अर्थ समझना होगा कि हम किस विविध समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। समूह के सदस्यों में क्या क्या समानता है, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जाता है और कुछ को अलग रखा जाता है। मतलब कि कैरेक्टर के आधार पर हम इनको अलग अलग समूह में बांटते हैं। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां लेती है। उसी तरह हमारे दौड़ने और उस तरह की क्षमता, जैसे अपनी क्या है, अपन मानव जाति में आते हैं तो अपने 2 हाथ 2 पैर, इस तरीके का अपनी बनावट बनी रहती है। अब हम देखेंगे कुछ लक्षणों को जैसे किसी अन्य की तुलना करने में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जैसे और चीजें बढ़ती हैं तो क्या होता है? मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग के लाए गए पत्थर भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जैसे कोई से अपन ने दीवार देखी, ठीक है, पत्थर जो होते हैं उसके भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देखने बात है कि ऊपर क्यों लगे पत्थरों का आकार। अब हम देखेंगे कि लक्षणों को कैसे कैसे अन्य की तुलना में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पत्थर की दीवार कैसे बनती? पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ऊपर के लोगों पत्थर का आकार नीचे के पत्थर को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन नीचे से के पत्थर का आकार। अब ऐसे अपन एक दीवार का एग्जाम्पल ले लें कि ऊपर और नीचे के पत्थर का आकार अलग अलग रहता है, तो नीचे का आकार दूसरे को प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन ऊपर का नीचे प्रभावित नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर मतलब जीवों के लक्षण के बराबर होते हैं। मतलब जो निचला स्तर है वही क्या करता है, उसको बताता है कि क्या लक्षण है, कौन सा वर्ग होता है। लेकिन उसके बाद स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते थे, बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करती। किसी प्रकार के जीव के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। तो मतलब जैसे जैसे दीवार रहती है उसी तरह हम जो नीचे के लक्षण होते हैं उसी के आधार पर हम स्टेप बाय स्टेप वर्गीकरण करते हैं। जैसे अपन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक 2 कोशिका पड़ी थी, एक यूकैरियोटिक कोशिका और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। इसके कारण कोशिकी क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका केंद्रक नहीं होती उनकी जीव रासायनिक प्रक्रिया भिन्न होती है। जैसे अपन ने 2 कोशिका पढ़ी थी कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता था
कुछ कोशिकांग रहते थे, केंद्रक रहता था, ठीक है। उनकी जैव रासायनिक प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होती थी, इसका असर विभिन्न पहलुओं में पड़ता था। इसके अतिरिक्त केंद्रक का युक्त कोशिका में बहुकोशिकीय निर्माण की क्षमता होती थी, ठीक है। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बन जाती थी, तो इस तरीके से अपन ने उसका वर्गीकरण कर दिया। किसी खास कार्य के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, इसलिए कोशिकीय संरचना और कार्य का वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिका अकेले पाई जाती है या फिर समूह में पाई जाती है या अविभाज्य समूह में पाई जाती है। जो कोशिका एक साथ समूह बनाकर जीवन का निर्माण करते स्रव विभाजन कहते हैं। शारीरिक संरचना में सभी कोशिका एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिका के समूह कुछ खास कार्यों को विशिष्ट होते हैं। यही कारण है कि जीव की शारीरिक संरचना में कितनी भिन्नता होती है। अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट कितना अंतर। जैसे कि मान लो कोई बहुत सारी कोशिका रहती है किसी के जीव में, और किसी के जीव में सिर्फ एक कोशिका रहती है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय है, तो इनकी संरचना बहुकोशिकीय जीव से अलग होती है। दूसरा पॉइंट क्या दिया कि जो जिसमें ज्यादा कोशिका रहती है वो श्रम विभाजन पे आधारित होती है। जैसे कि जो लीवर होता है वो अलग काम करता है, किडनी अलग काम करती है, वो भी सब कोशिकाओं से मिलकर बढ़ती है, क्योंकि बेसिक इकाई तो क्या है अपने शरीर की, सेल या कोशिका। अब जो लीवर होता है वो अलग काम करता है, किडनी होती है वो अलग काम करती, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल होती है वो अलग काम करती, तो सबका एक एक काम बटा हुआ था। कोई खाना पचाता है, कोई खाना को डाइजेस्ट करता है, लीवर डाइजेस्ट करता पचाता है, और किडनी इसको फिल्टर करके बाहर निकालती है अननेसेसरी एलिमेंट। तो हर चीज श्रम विभाजन पे आधारित रहती है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाने के रखने की क्षमता और बाहर से भोजन प्राप्त करने जीव की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। अब जैसे पौधे हैं, सभी तो नहीं बनाते, पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, लेकिन कुछ जो जीव रहते हैं दूसरे को खाते हैं, तो दोनों की संरचना में फर्क आ जाता है। एक पादप में आता है, एक जंतु में आता है। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पौधे कहते हैं। उसी तरह जंतुओं में शरीर विकसित होता है, शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके विभिन्न कार्यों के लिए विशेष अंग कौन कौन से, इस प्रश्नों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधे के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह है कि पौधे का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतु का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। देखिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में पढ़ा रही हूँ, कि जैसे पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ। अब जैसे कोई पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसकी संरचना अलग होगी, उसकी संरचना उस तरीके से होगी, उसमें स्टेम होगा, रूट होगा, लीफ होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन उसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, लेकिन तो उसकी संरचना अलग है। लेकिन जो जीव है उसकी संरचना क्या है, अलग रहती है, क्योंकि वो खुद खाना अर्न करता है, दूसरे को खाता है, तो उसकी संरचना पादप और जंतु दोनों की संरचना में फर्क पाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसकी, और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसकी। अब वर्गीकरण किस तरीके से होता है। शारीरिक बनावट हो गई, शारीरिक बनावट, इसके बाद परिवर्तन, दूसरे शब्दों में बनावट के, इससे पता चलता है कि जीव के जैव विकास में कितने नजदीकी विकास क्या है। हम जितने भी जीव को सभी नियंत्रण वलय परिवर्तन की स्वाभाविक परिणाम है जो उससे बेहतर के लिए आवश्यक है। जैव विकास सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने। अब देखो जो जैव विकास अपन पढ़ रहे हैं, मेन चीज आपको पढ़ा रही हूँ कि जो जैव विकास है उसकी जो बुक है किसने करी थी, सबसे खोज किसने करी थी, चार्ल्स डार्विन ने 1859 की पुस्तक दी ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज, मतलब जो बुक उन्होंने लिखी थी जैव विकास की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस पर सारी जैव विविधता के बारे में पढ़ा गया है, लिखा गया है। जैव विकास की इस अवधारणा को जोड़कर हम देखते हैं कि कुछ की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूह के शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। समझे, जिस शारीरिक संरचना में बहुत ज्यादा फर्क आया प्राचीन काल से अब तक, कुछ ना कुछ इसके अंदर परिवर्तन होते गए। पहले के जीवों को अपन आदिम या निम्न जीव कहते हैं, जो आज के जीव बने उसको अपन क्या कहते हैं, उन्नत जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द क्या है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे इसकी विभिन्नताओं का पता नहीं चलता। तो ये तो पुराने शब्द हो गए, आदिम हो गया, नया हो गया, पुराना हो गया। इससे अपने को ये नहीं मालूम पड़ता कि क्या विकास हुआ। इसके बजाय हम पुराने जीवों नए जीवों का शब्द का प्रयोग करते हैं। चूंकि विकास के दौरान जीव में जटिलता संभावना बढ़ी थी, इसलिए पुराने जीव को साधारण, नए जीव को अपन जटिल कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पुराने जीव को साधारण, नए को क्या कहा जाता है, जटिल कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी सारा वर्गीकरण बताती हूँ। वर्गीकरण में क्या किया गया, अर्नेस्ट, हेक्सल, रॉबर्ट हिटकर और कार्ल वोस नामक ने
पूरे जो किंगडम है, जगत है, सजीवों का जो भी जगत है, उसको बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। विटकर द्वारा 5 कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 उनने समूह को बांटा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को समूह वर्गीकृत किया गया, जैसे किंगडम से फाइल, फाइल से वर्ग, गुण, कुल, वंश, स्पीसीज। ठीक है, 5 भागों में फिर बांटा इसको। किंगडम किंगडम से फिर जैसे पूरा किंगडम हो गया, पूरे जो अपन इसको जंतु जगत को क्या बोलते, किंगडम बोलते। किंगडम से फिर काय में आते हैं, फाइलम में। फाइलम से फिर डिवीजन में। फाइलम काय में आता है, जंतु के लिए। अब जैसे अपन ने आपको बता दूं, किंगडम पूरा जो जीवों की विविधता को अपन सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, किंगडम। अगर ये जंतु को अपन बता रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो उसको बोलेंगे फाइलम। और अगर पादप का बता रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिवीजन। तो जंतु शब्द फाइलम के लिए इस्तेमाल होता है, फाइलम शब्द जंतु के लिए इस्तेमाल होता है, और डिवीजन शब्द पादप के लिए होता है। अब इसके बाद क्लास, आर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, 5 चीजें चलती, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। किस क्लास में आता है, कौन से आर्डर में आता है, कौन सी फैमिली में आता है, कौन सी जीन्स में आता है, कौन सी स्पीसीज में आता है। ठीक है, इसके 5 पॉइंट बनते हैं। फाइलम जंतु के लिए और डिवीजन पादप के लिए। इस प्रकार वर्गीकरण में जीवों के विभिन्न लक्षण के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, अतः हम किन जीवों को एक ही जाति की जीव कहेंगे। एक ही जाति की जीव में भाई रूप से काफी समानता होती है, जन्म कर सकते हैं। मतलब इसकी किस तरीके की समानता होती है, इसके आधार पर उनको क्लास, गण, आर्डर, इन सब में अपन विभाजित करते हैं। विटकर द्वारा 5 वर्गीकरण की विशेषताएं निम्नवत है। पहला आएगा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी। उसने जो वर्गीकरण करे वो कितने करे, 5 करे। पहले में अपन पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या गुण है, उसके आधार पर कौन कौन से जीवों को रखा गया वो बताएंगे। फिर दूसरा बताएंगे प्रोटिस्टा, तीसरा बताएंगे फंजाई, चौथा बताएंगे प्लांटी और 5वां बताएंगे एनिमिलिया। ठीक है, ये तो किसका वर्गीकरण होगा, जंतु का। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लांट का। प्लांट में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब प्लांट का वर्गीकरण है कि प्लांट में किस तरीके के गुण पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमिलिया। ठीक है, ये सब पौधे के हो गए। बीच में आएगा एनिमिलिया। ये सब के कुछ गुण है, वो आपको शॉर्ट में मैं आपको क्लास में कल समझा दूंगी। ठीक है, ये आपका आज का पढ़ने का मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, कल क्लास में इसको आगे का कंटिन्यू